हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आईजेएसओ स्टेज 2 INJSO जो कि पेपर हमारा कंडक्ट हुआ था 28 जनवरी 2023 को। और इसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कौन कौन से क्वेश्चन थे और उनका क्या सॉल्यूशन है, यही हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये पेपर हमारा रहा। मिला जुला सा कंसेप्ट है। मींस मिला जुला सा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इजी भी रहे, कुछ समझने वाले थे, कुछ कंसेप्चुअल थे और कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी रहे हैं। कैलकुलेशन भी काफी रही है। देखिए, चलिए देखते हैं क्या है हमारा पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप लोगों को दो सॉल्ट दिए गए हैं X एंड Y। दोनों सॉल्ट को अलग अलग जब हमने हीट किया तो उनके निकलने वाले प्रोडक्ट के बारे में कुछ हिंट और उनकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दी गई है। जैसे कि अगर हम X सॉल्ट को हीट करते हैं तो आपको जो गैस इवॉल्व होगी वो गैस एसिडिक नेचर की है, ये बता रखा है। इसके साथ में एक गैस और निकलेगी जो बर्निंग ऑफ कैंडल के लिए फेवरेबल है, उसको सपोर्ट करती है। आई थिंक दोनों ही स्टेटमेंट देख करके आपको हिंट मिल गया होगा। एसिडिक नेचर की गैस है, किसी भी फ्यूल के बर्निंग से रिलेटेड CO2 गैस ही निकलती है। बट यहाँ पर फ्यूल हम बर्न नहीं कर रहे हैं, एक सॉल्ट हम हीट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन हम उससे पहले सॉल्ट वाई भी देख लेते हैं। सॉल्ट वाई जो है इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस गैसेस, मतलब जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे गैसेस ही होंगे, कोई सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है, सारे के सारे गैसेस ही हैं। अगर हम एक गैस की बात करें, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो जिसको इनहेल करके ह्यूमन लाफ करने लगे तो उसको हंसी आती है। आप लोग ये बात जानते हो, लाफ करने के लिए जो गैस अवेलेबल है इट इज N2O। इसका मतलब सॉल्ट Y जो है उसके डिकम्पोजिशन के बाद N2O गैस तो जरूर बनेगी। अगर हम सॉल्ट X की बात करें, यहाँ पर बर्निंग ऑफ कैंडल में सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आपको ये देखना है कि कौन से सॉल्ट X के अंदर आपको जो है वो ऑक्सीजन गैस मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, लेड नाइट्रेट इज अ एग्जाम्पल जिसके बर्निंग के रिजल्टेंट एसिडिक नेचर CO2 भी निकलेगा और ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। अमोनियम नाइट्रेट इज अ सॉल्ट जिसके डिकम्पोजिशन से रिएक्टेड, जिसके कंप्लीट डिकम्पोजिशन के रिजल्टेंट हमारे को N2O गैस मिलती है। तो अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहें तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्ट X हमारा बन जाता है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। सॉल्ट Y हमारा बन जाता है अमोनियम नाइट्रेट। यहां पर लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से जो गैस रेडिश ब्राउन की बन रही है इट्स NO2, इट इज एसिडिक इन नेचर। ऑक्सीजन गैस बर्निंग के लिए सपोर्ट कर रही है। यहां पर अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से N2O गैस बनती है और यही गैस है जो लाफिंग गैस होती है। ठीक है, तो एज पर द hint given to us in solution, option number C is the correct one. Now let's see the question number 7 of subject chemistry. एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, wood pulp contain multiple compounds including several polymers. Hydrolysis of one of the polymer produces compound alpha. एक compound alpha बन रहा है। इसके बारे में क्या बताया है कि ये anaerobic decomposition करता है माइक्रोब से और कंपाउंड बीटा गामा प्रोड्यूस कर लेगा। आपको बताना है अल्फा बीटा और गामा क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। क्या है? सेल्यूलोज जो है इट इज अवेलेबल इन अबंडेंट इन वुड पल्प, क्योंकि हमें पहला ही जो कंपाउंड दिया गया है वुड पल्प ही है। वुड पल्प के अंदर सेल्यूलोज है, इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो अल्कोहल बनता है और CO2 गैस निकल जाती है। ओके, तो एज पर द क्वेश्चन स्टेटमेंट जो आपको हिंट दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी सुटेबल हो जाता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। यहां पर आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सही है या गलत है। तो हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 के बारे में। डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। No, it is endothermic as the solution given to us. It is endo not exo, तो ये हमारा गलत हो जाता है। Mixing of calcium oxide in water is endothermic. No, it's an exothermic process. ये statement भी हमारा गलत हो जाता है। Melting of ice into water is an endothermic process. Yes, because it absorb heat from the
सराउंडिंग से हीट ले रहा है तभी तो वो मेल्ट हो पा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ स्टेटमेंट, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नो, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज व्हेनेवर एसिड एडेड टू वाटर दे रिलीजेस एनर्जी इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, सो ऑप्शन statement fourth is also the wrong statement. Now option statement fifth, boiling of water is an exothermic process. No, it is also an endothermic process. It's a wrong statement. So as per the or observation, option statement 3 is the correct. Okay, only statement 3 is the correct. Option A हमारा correct हो जाता है। ठीक है, तो next question क्या है हमारा? Question number 9 दिया गया है आपको, एक रिएक्शन दी गई है, स्टेटमेंट दिया गया है 39 ग्राम पोटेशियम है जिसको आपको वाटर के साथ में रिएक्शन कराना है। वाटर कितना है? 7.8 ग्राम। आपको ये बताना है कि 39 ग्राम पोटेशियम 7.8 ग्राम वाटर से रिएक्शन करके कितना नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं, ये रहा पोटेशियम, इट विल रिएक्ट विथ 2 moles of potassium react with 2 moles of water to gives you 2 moles of potassium hydroxide and 1 mole of hydrogen gas। रिएक्शन को अगर हमने बैलेंस किया तो हमें पता चलता है 36 ग्राम ऑफ H2O, ये आपको कितना प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन गैस? 2 ग्राम। क्वेश्चन में कितना दिया है आपको? H2O 7.8 ग्राम, तो 7.8 ग्राम H2O से हमें 0.43 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता है देन यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, a closed container has a mixture of 48 gram of sodium hydroxide, 52 gram of water and 132 gram of ammonium phosphate। आपको इस गैसियस मिक्सचर में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो अवेलेबल हैं वो बताने हैं। आपको 3 अलग अलग कंपाउंड्स का वेट दिया गया है। तो अगर आपको तीनों ही कंपाउंड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट करने हैं, व्हाट यू विल डू, आप क्या करो, उनके मोल पता लगा लीजिए। तो सबसे पहले मैंने मोल पता लगाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट है 48 ग्राम, मोलर मास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, तो हमारे पास मोल कितने आ जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के? 1.2 मोल। अगर मैं मोल्स ऑफ वाटर की बात करूं, वेट कितना दिया है क्वेश्चन में वाटर का? 52 ग्राम। मोलर वेट कितना है वाटर का? इट्स 18 ग्राम। अगर मैं 52/18 करता हूं, इट इज 2.88 मोल। ये वाटर के मोल आ रहे हैं जो सैंपल मिक्सचर सैंपल में आपको दिए गए हैं। अगर मैं मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट फाइंड आउट करूं तो कितना वेट दिया गया है मिक्सचर में? 132। सैंपल जो दिया गया है 132 ग्राम अवेलेबल है। मोलर मास भी 132 ही होता है, तो 1 मोल आ जाएगा हमारे अमोनियम सल्फेट का। लेकिन स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 मोल NaOH में 1 मोल ऑक्सीजन अवेलेबल है, 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन अवेलेबल है, बट 1 मोल अमोनियम सल्फेट में 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपको ऑक्सीजन के टोटल मोल पता लगाने हैं तो जितने मोल रेस्पेक्टिव सब्सटेंसेस के आए हैं, आप उन्हें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट करने के लिए उनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। NaOH में 1 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 1, H2O में 1 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 1, बट अमोनियम सल्फेट में 4 मोल ऑक्सीजन, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है 1 मॉलिक्यूल, तो मल्टीपल बाय 4 करेंगे मोल से, हमारे पास टोटल काउंटिंग जो आएगी ऑक्सीजन मोल की वो आ जाएगी 8 मोल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास में है। एक टेबल आप लोगों को दी गई है और यहाँ पर 3 एलिमेंट्स के आइसोटॉप बताए गए हैं और उन तीनों ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास आपको दिया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा यह गया है कि अल्फा, बीटा और गामा जो एलिमेंट है, कोड एलिमेंट है, वो कौन से ग्रुप और पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं विद इन द पेरियोडिक टेबल। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल भी है। तो सबसे पहले हम पता लगा रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट है कौन से। तो ये रहा हमारे पास में सॉल्यूशन। देखिएगा, जो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, एटॉमिक नंबर ऑफ अल्फा जो होगा, अल्फा एलिमेंट जो है, इट विल बी 51।
अगर ये 51 एटॉमिक नंबर है, दैट मीन्स इट मस्ट बी एलिमेंट एंटीमनी। एंटीमनी की बात करें, ये हमारे 15th ग्रुप को बिलोंग करता है और 5th पीरियड को बिलोंग करता है। चलिए, बीटा पार्टिकल टेबल को एनालिसिस करके हमने ये देखा कि जो बीटा एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर बन जाता है 32। अब आप ये सोच रहे हो सर एटॉमिक नंबर हमने कैसे निकाला, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो यहां पर हम गामा एलिमेंट के अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, इट विल बी 47। 47 एलिमेंट एटॉमिक मास, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 47 होता है इट इज सिल्वर। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 32 होता है इट इज जर्मेनियम। जर्मेनियम बिलोंग्स टू 14th ग्रुप एंड 4th पीरियड, वाइल सिल्वर बिलोंग्स टू 11th ग्रुप एंड 5th पीरियड। क्वेश्चन के ऑप्शन में आप लोगों को तीनों ही एलिमेंट की पोजीशन नहीं दी गई है, दो एलिमेंट की पोजीशन का ग्रुप बना के दिया गया है। एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू 15th ग्रुप 15th एंड 5th पीरियड, इट्स अ राइट स्टेटमेंट। एलिमेंट गामा बिलोंग्स टू ग्रुप 11 एंड पीरियड 5th, इट्स अ राइट स्टेटमेंट। तो एज पर द ऑब्जर्वेशन ये इन तीनों एलिमेंट के साथ ये कॉम्बिनेशन हमें ऑप्शन डी में मिल रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही था स्टूडेंट, काफी इंटरेस्टिंग भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, विद अ सॉल्यूशन ऑफ I- आयोडाइड आयन है हमारा, उसका एक्वा सॉल्यूशन है। यहां पर हम बात कर रहे हैं आयोडाइड सॉल्यूशन, आयोडाइड एक्वा सॉल्यूशन के साथ जब हम क्लोरीन को रिएक्शन करवाते हैं या ब्रोमीन को रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन फास्टली रिएक्शन करेगा जबकि ब्रोमाइन स्लोली रिएक्शन करता है। कारण क्या है, आपको रीजन फाइंड आउट करना है। ओके, देयर क्लोरीन रिएक्ट more vigorously at similar condition and concentration than bromine because स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट हो सकता है। इट्स ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर हम बात करें, यस एटॉमिक रेडियस ऑफ ब्रोमाइन एटम इज लार्जर देन क्लोरीन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमाइन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, नो इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ब्रोमाइन की कम है। शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज विद इन द क्लोरीन एटम इज लेस देन दैट ऑफ ब्रोमाइन एटम, बिल्कुल सही बात है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन, न्यूक्लियर चार्ज इन क्लोरीन एटम इज लेस देन दैट ऑफ ब्रोमाइन एटम, बिल्कुल सही। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, ए सी एंड डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर कंसेप्ट ही देखना है, कुछ ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था वैसे हमारे पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया। अभी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो कंसेप्चुअल बेस्ड थे, अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास काफी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है। चलिए यहाँ पर क्या है, आपको एक एल्कीन सीरीज का एलिमेंट दिया गया है X, जिसका मोलर मास दिया गया है 28। तो आई होप आप लोगों ने जब एल्कीन सुना और 28 एटॉमिक AMU मास सुना तो आपको पता चल गया होगा हम कौन सा कंपाउंड की बात कर रहे हैं। इट इज एथीन। ओके, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट X, जिसे मैंने पहले बता दिया इट्स एथीन, इसका वॉल्यूम दिया गया है 150 सेंटीमीटर क्यूब, इज बर्न्ड इन जस्ट सफिशिएंट एयर। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, जस्ट सफिशिएंट एयर, जितनी हमें चाहिए उतनी ही ऑक्सीजन अवेलेबल है बर्निंग के लिए। सफिशिएंट एयर, अब जो एयर है उसमें सिर्फ 20% ही ऑक्सीजन है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम। If all the measurements are made at 1 atm pressure and 100 centimeter cube, then the composition of the product formed and the unreacted air is, it is our option 1, option 2, option 3 and option 4, A, B and C, D। ये आपको ऑप्शन है। इट्स इज मोर देन वन करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है कि एक से ज्यादा कौन कौन से ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो सकते हैं। स्टूडेंट यहां पर आप ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके पास ऑप्शन डी भी सही है और ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। आपको करना क्या है, पहले तो एथीन की कंबशन की बैलेंस्ड रिएक्शन देखिएगा, और वो ये रही हमारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन।
ये रही हमारे पास बैलेंस रिएक्शन, एथीन बर्न विद ऑक्सीजन टू गिव यू CO2 एंड H2O। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, 1 मोल एथीन बर्न विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि अगर हम वॉल्यूम का रेशियो पता लगाएं, आपको पता है 1 मोल गैस एट नॉर्मल STP 22400 इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये 1 मोल है तो इसका इतना वॉल्यूम होगा, ये 3 मोल है ऑक्सीजन तो इसका इतना मोल होगा हमारे पास में 3 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब। 2 मोल्स ऑफ CO2 है, इसका इतना वॉल्यूम आ जाता है और वाटर का वॉल्यूम ये रहा। अगर मैं इनको सिंप्लीफाइड करूं तो हम इनको कट कर देते हैं 22400 से, तो सिंपल रेशियो आ जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब एथीन बर्न विद 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O। लेकिन क्वेश्चन में हमें 150 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है एथीन कंपाउंड का। आप तो अगर हम बात करें रिएक्शन के अकॉर्डिंग 150 सेंटीमीटर क्यूब एथीन बर्न करने के लिए मुझे 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तब जाके 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 बनेगा एंड 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर की प्रोडक्शन होगी। क्वेश्चन में कहा गया है ये जो ऑक्सीजन है, जो एयर, जिस एयर में से इस ऑक्सीजन को आपने लिया है, ये ऑक्सीजन उस एयर का 20% है। आपसे पूछा गया है वो एयर का अमाउंट कितना है, तो स्टूडेंट आपको वो फिगर पता लगाना है जिसका 20% 450 होता है। तो एज पर कैलकुलेशन 2250 सेंटीमीटर क्यूब का 20% होता है हमारा 450। तो पहला ऑप्शन हमारे एक स्टेटमेंट तो हमारे पास में ये आ जाता है, ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हम लोगों ने सैंपल के लिए लिया था उसके बर्निंग के लिए। चलिए, लेकिन ये अभी तक आंसर आया नहीं है, आंसर अभी हमारा कैलकुलेट होना बाकी है। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 atm इन 100 डिग्री सेल्सियस इज 30.6 लीटर। स्टूडेंट ये जो इंफॉर्मेशन है जनरली हम क्या जानते हैं, 1 atm और 27 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग लेकर के चलते हैं मोलर वॉल्यूम 22400 या 22.4 लीटर। लीटर की बात करें, अगर ये 1 atm है और 25 डिग्री सेल्सियस है तो इट इज 22.4 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ये इंफॉर्मेशन आपको जो इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन बुकलेट थी उसमें मेंशन है क्या, कि 1 atm और 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो मोलर वॉल्यूम होता है इट इज 30.6। ओके, तो अब आपको क्या पता लगाना है, आपको पता लगाने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, किसके, CO2 के और वाटर के। तो molecules of CO2 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है 300 सेंटीमीटर क्यूब, बट मोलर वॉल्यूम कितना है, इट इज 30600 ml। तो इस कैलकुलेशन से हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो आ जाएंगे दे आर 5.9 इंटू 10⁻21। इसी तरह से अमाउंट ऑफ वाटर भी हमारे पास में, वाटर मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, इट इज 5.9 इंटू 10⁻21। एक हमसे सवाल पूछा था कि कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं CO2 और H2O के, वो हमने पता लगा लिया, ये हमारा करेक्ट हो गया। और आपसे ये भी पूछा गया है कितनी एयर अनरिएक्टेड रह गई है, कितना अमाउंट है एयर का जो रिएक्शन में पार्ट ही नहीं ले रहा। तो हमने ये कहा टोटल एयर हमारे जो ली थी इट इज 2250, लेकिन कितनी एयर का पार्ट रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, इट इज 450। तो सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी 1800 सेंटीमीटर क्यूब। सो एज पर द ऑप्शन गिवन टू अस, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। क्लियर है, देखिएगा आप लोग हर ऑप्शन को चेक कीजिएगा। यस, ऑप्शन बी एंड डी बोथ आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा काफी कैलकुलेशन वाला हमारा क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है। इट इज अ कंप्लीट टाइट्रेशन बेस्ड, आप लोगों ने चैप्टर इक्विवेलेंट कंसेप्ट में, केमिस्ट्री के इक्विवेलेंट कंसेप्ट चैप्टर में इसको पढ़ा भी होगा। क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए आप लोग। स्टूडेंट मैं फिर बताता हूं, क्वेश्चन जो है काफी लेंदी लैंग्वेज रखता है, काफी
कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है आपके लिए, बट सॉल्यूशन इजी है। आप जब सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा। क्वेश्चन रीड कीजिए आप एक बार। Sumit and Swapnil separately carried out an experiment to find out the volume of dilute HCl solution required to react with a sample of 0.57 gram of aluminium powder completely. एल्यूमिनियम को रिएक्शन कराना है HCl से। दो अलग अलग पर्सन कर रहे हैं, सुमित और स्वप्निल। सुमित filled a burette with dilute HCl up to 0 mark, मतलब हमें सुमित के लिए इनिशियल वैल्यू दे दी गई है, इट इज 0 ml. He placed 0.57 gram of aluminum powder into a conical flask and then slowly added to the acidic until the reaction complete, indicated by the effervescence. The leftmost panel is the diagram of the below reveal the burette reading. Student देखिए, सुमित की इनिशियल रीडिंग 0 हमें दी गई है और सुमित के एक्सपेरिमेंट की फाइनल रीडिंग भी हमें दी गई है, तो ये हमारे पास में हो जाती है 17.1 अकॉर्डिंग टू द फिगर गिवन टू अस। सुमित की इनिशियल रीडिंग है 0 ml में बात कर रहे हैं, ब्यूरेट की रीडिंग है और फाइनल रीडिंग बन जाती है 7.1। अब आगे बढ़ते हैं, हमें स्वप्निल के रिलेटेड भी यहाँ पर स्वप्निल ने जो किया है एक्सपेरिमेंट के लिए वो भी बताया गया है। उसने भी सेम ही एक्टिविटी की, टाइट्रेशन ही किया, लेकिन HCl का सैंपल उसने अलग लिया है। अब पहला तो आपसे ये पूछा गया है, आपको रिएक्शन बैलेंस करके लिखनी है। रिएक्शन कौन सी बैलेंस करनी है, दैट हाउ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl। तो हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं, whenever aluminium react with HCl it will produce aluminium chloride and hydrogen gas get liberated। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूं तो सॉरी, इट्स नॉट AlCl2, इट इज AlCl3, इट इज aluminium chloride AlCl3। so what will be the product? Here we will get 2 aluminium, here we will get 6 HCl, then we will get 2 aluminium chlorides and then we will get 3 moles of H2. Here is the reaction balance. Next आपको टेबल कंप्लीट करनी है। अगर टेबल आप कंप्लीट कर रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले फाइनल ब्यूरेट रीडिंग ऑफ सुमित एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कहा इट इज 7.1 एंड इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग ये होती है हमारे पास 0। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड, कितना एसिड ऐड किया, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल मीन 17.1 माइनस 0 अगर आप करते हो तो एसिड कितना ऐड किया, 17.1। स्टूडेंट ये डेटा हमारे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने में काम आएगा। स्वप्निल से रिलेटेड बात कर लेते हैं। स्वप्निल का डेटा पता लगाने के लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखो स्वप्निल की इनिशियल रीडिंग कितनी है, इट इज 2.6। इनिशियल कितना है अकॉर्डिंग टू द फिगर 2.6, फाइनल कितना है, इट इज 13.5। तो चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर। फाइनल ब्यूरेट रीडिंग इट इज 13.5 इन ml हम बात कर रहे हैं। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग थी हमारे स्वप्निल की जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, इट इज 2.5। आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड, कितना एसिड स्वप्निल ने ऐड किया है, तो आपको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज 2.6 नॉट 5, इट इज 2.6 नॉट 5। तो अगर हम बात करें कितना वॉल्यूम उसने ऐड किया है, इट विल बी 10.9। 13.5 माइनस 2.6 विल बी 10.9 इन ml। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऐड किया है हमने। पार्ट 1 क्लियर कर लिया, पार्ट 2 क्लियर कर लिया, पार्ट 3 को देखते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड यूज्ड बाय सुमित इन द एक्सपेरिमेंट वाज 3.5 मोल पर dm क्यूब। What was the concentration of acid used by Swapnil for the experiment if both titration were done accurately? Okay, तो solution पर चलते हैं। ये रहा हम, अच्छा ये एक्चुअली उस क्वेश्चन का एक फोर्थ पार्ट भी है, वो ये रहा हमारे पास में। इसको हम एक कुछ मिनट के लिए होल्ड करते हैं। सॉल्यूशन की बात करें, ये रहा हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। ए पार्ट का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बी पार्ट का सॉल्यूशन हमने कर लिया था, क्वेश्चन में टेबल फिल करके कर लिया था। देखो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज्ड बाय सुमित कितना है, इट इज दिस अमाउंट। यहां पर हम कैसे पता लगा रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं मिली मोल से। अगर दोनों के टाइट्रेशन सेम थे तो जो मिली मोल ऑफ सुमित के हैं वही मिली मोल्स ऑफ स्वप्निल के भी होंगे। दीज आर द मिली मोल्स ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, स्वप्निल की। तो अगर मैं दोनों के टाइट्रेशन को बराबर कर देता हूं तो हमारे पास में मोल्स ऑफ HCl यूज्ड बाय स्वप्निल भी आ जाएगा, इट इज
5.49। स्टूडेंट्स ये डेटा भी आपको फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पास जो डी पोर्शन है ये डी एंड ई, देखिएगा ये डी पोर्शन है और ये ई पोर्शन है, ये थोड़े से कैलकुलेटिव आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा। After completing the experiment and removing conical flask from the tip of the burr, Swapnil observed his burette was started leaking. Okay, and he had not properly closed stopper of the burette. He closed the stopper properly to stop leak and observed reading once again. It was approximately एडिशनल 1% ऑफ द वॉल्यूम कंज्यूम्ड इन रिएक्शन अर्लियर। जो ए बी और सी के कैलकुलेशन के लिए जो वॉल्यूम लिया था, लीक करने के बाद हमने ये देखा कि 11% ही आपका HCl जो है टेबल पर फॉल ऑफ हो गया है। लीक्ड एसिड हैड फॉलन ऑन टेबल, ही कीप टेबल क्लीन नीट एंड टाइडी, ही एक्सेस सोडियम बाय कार्बोनेट ऑन इट। सुमित चेक द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ पीएच पेपर। ओके, ये जो ए बी और सी पार्ट थे, डी पार्ट उससे अलग ही कंडीशन हमें बता रहा है सुमित के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिएक्शन बैलेंस करनी है। रिएक्शन किसकी बैलेंस करनी है? HCl जो ब्यूरेट से निकला है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से कैसे रिएक्शन करता है, बैलेंस केमिकल आप लोग रिएक्शन लिख लोगे। थर्ड है what minimum quantity of sodium carbonate is required to nullify the effect of spilled acid। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। फाइंड द परसेंटेज इम्प्योरिटी ऑफ एल्यूमिनियम सैंपल। तो हम यहाँ पर जो 29th क्वेश्चन है उसके डी पार्ट के ही सॉल्यूशन की बात करेंगे। ई पार्ट को कुछ मिनट के लिए हम होल्ड करते हैं। ये रहा हमारे पास डी पार्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है वो ये रही हमारे पास। आपको बताया गया है स्पिल्ड एसिड का वॉल्यूम कितना है, 11% ऑफ द इनिशियल वन। पहले कितना लिया था स्वप्निल ने, दैट वाज 10.9। उसका 11% अगर हम निकालते हैं 1.2 ml, मतलब 1.2 ml जो एसिड है वो स्वप्निल की ब्यूरेट से टेबल पर फेल गया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मोल्स ऑफ HCl, मिलीमोल्स ऑफ HCl और मिलीमोल्स ऑफ NaOH अगर बराबर होंगे तो ये हमारे पास में अमाउंट आ जाता है। और अगर हम मोल्स की कैलकुलेशन से वेट निकालना चाहें तो हम वेट बाय, हम ये बात जानते हैं कि वेट बाय मोलर मास जो होता है यही हमारे पास मोल्स होते हैं। तो अगर मैं वेट काउंट करना चाहता हूं तो मैं मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर दूं। हम ये बात जानते हैं NaOH के केस में मोलर मास हमारे पास में आ जाता है 84। तो मोल्स जितना वेट आपके सोडियम बाइकार्बोनेट का चाहिए स्पिल्ड ऑफ एसिड को न्यूट्रल करने के लिए, दैट विल बी 0.55 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 29 के डी पोर्शन का थर्ड वाला पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया है, सॉरी सेकंड वाला पार्ट भी कर लिया है। थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं। स्टूडेंट, जितने मोल एल्यूमिनियम के हैं उसके वो 3 टाइम्स होंगे मोल्स ऑफ HCl के। ऐसा क्यों, ये हमें पता लग रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। आप ये देखिएगा 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए 6 मोल ऑफ HCl चाहिए, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल्स ऑफ HCl चाहिएगा आपको। या आप यूं कीजिए, जितने मोल्स ऑफ HCl उसको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए तो एल्यूमिनियम के मोल्स के बराबर आ जाएगा। हाँ या नहीं, समझे आप बात को? जितने मोल HCl के आ रहे हैं उसका 1/3 कर दीजिए तो आपके एल्यूमिनियम के मोल्स आ जाएंगे। यही हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। देखिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, जितने मोल HCl के आ रहे हैं उसको 1/3 किया तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आ गए। हमें कैलकुलेशन से पता लगा इट इज 0.02 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। मैंने वही बात कही आपसे, मोल्स गिवन है, वेट पता लगाना है तो आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27, तो 0.54 ग्राम इज द वेट ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड टू नलिफाई द स्पिल्ड ऑफ HCl। आपको पता लगाना है सैंपल की प्योरिटी, तो हमने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया 0.54 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड है। सैंपल क्वेश्चन में हमें कितना दिया था, 0.57। अगर हम 0.54 डिवाइड बाय 0.57 इंटू 100 करेंगे, इतना परसेंटेज प्योर है हमारा सैंपल। ओके, तो हमने हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ पर डी का कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, काफी इजी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, उसका सॉल्यूशन काफी इजी हो जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का ई पार्ट क्या है।
To check the process worked good on the other metal, both took the same amount of sample 0.5 gram of pure zinc instead of aluminium. अब उन्होंने क्या किया, टाइट्रेशन में मेटल बदल दिया, एल्यूमिनियम की जगह जिंक यूज कर रहा है, एंड कैरिड आउट द टाइट्रेशन प्रोसेस, राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मेंशनिंग फिजिकल स्टेट बिटवीन जिंक पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यस, वी विल डू दैट. How many times Sumit and Swapnil needed to dilute their own acid solution as to get burette reading for the reaction with zinc between 10 to 15 ml? Student, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो गया. सबसे लास्ट में जो पूछा है आपसे, क्या जब वो HCl के साथ में जब वो HCl की रिएक्शन जिंक के साथ करा रहे हैं दोनों, स्वप्निल एंड सुमित, तो उन्हें कितना डाइल्यूट करना पड़ेगा अपने HCl सॉल्यूशन को, ताकि जो ब्यूरेट की रीडिंग है वो आपके 10 to 15 ml के बीच में ही रहे. करें, चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन को. ये रहा हमारे पास पार्ट E of the question number 29. This is the balanced chemical reaction. 1 mole of zinc when react with 2 mole of HCl, that will give you 1 mole of zinc chloride and 1 mole of hydrogen gas. स्टेट भी हमने मेंशन कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा है. अगर हम सुमित की बात करें, सुमित ने कितने मोल लिए थे इनिशियली? मोल ऑफ HCl कितने लिए हैं? 3.5 मोल्स. अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से हमें पता लग रहा है कि जितने मोल HCl के हैं उसका हाफ करोगे तो जिंक के मोल आपको पता लगेंगे, है ना. तो ये रहे मोल्स ऑफ HCl पर 1000 ml अवेलेबल. 1 लीटर में जितने मोल्स अवेलेबल हैं वो ये रहे. ये ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ जिंक हो जाएगा. तो अगर आप वॉल्यूम पता लगाना चाहते हो HCl का, ठीक है, मिलीमोल्स बराबर करके, तो आपने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 0.57 एज गिवन टू अस इन द इनिशियल, multiply by 1000 divide by molar mass of HCl, moles of HCl. टोटल कैलकुलेशन से हमें पता लगता है 5 ml वॉल्यूम चाहिएगा आपको HCl का. कितना? 5 ml. लेकिन हमें क्या करना है, हमें 10 ml टू 15 ml के बीच रीडिंग लानी है. हमें रीडिंग कितनी चाहिए? 10 टू 15 के बीच में. ये कितना आ रहा है? 5. तो या तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं या मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूं, तब जाकर के ही तो इस रेंज के बीच में हमारी रीडिंग आएगी, हाँ या नहीं. तो हम सॉल्यूशन ये बता रहे हैं कि सुमित को अपने सॉल्यूशन को 2 टाइम्स और 3 टाइम्स डाइल्यूट करना होगा, ताकि उनकी जो ब्यूरेट रीडिंग है वो 10 to 15 ml के बीच में ही आए. अगर हम बात करें स्वप्निल के केस में, इनिशियली स्वप्निल ने मोल्स लिए थे 5.5. मैंने आपको बताया था 5.49, अगर आपको याद हो इसी क्लास में. तो हमने कहा था ये बाद में काम आएगा, वो यहाँ पे काम आ रहा है. हमने स्वप्निल के मोल्स क्यों फाइंड आउट किए थे? देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ HCl चाहिए तो हमने सेम कैलकुलेशन की, इट इज ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ जिंक. तो हमारे पास में फुल कैलकुलेशन के साथ में ये वॉल्यूम ऑफ HCl आ जाता है 3.157 ml. अब इतना मोल्स आ गया है, इतना वॉल्यूम आ गया है HCl सॉल्यूशन का, लेकिन मुझे कितना चाहिए? आइदर 10 ml टू 15 ml. इनके बीच में हमें हमारा सॉल्यूशन चाहिए डाइल्यूटेड, आइदर 10 ml टू 15 ml के बीच में. ये कितना आ रहा है? 3.15. तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को या तो 3.15 टाइम्स डाइल्यूट करना है या फिर 4.72 टाइम्स डाइल्यूट करना है. क्लियर? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हो जाता है. कैलकुलेशन थी, कंसेप्ट भी था, लेंदी भी था, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख रहे हैं. अनदर लेंदी क्वेश्चन बट इजी टू सॉल्व. शिकीमिक एसिड दिया गया है. ये वही शिकीमिक एसिड है जो हम यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट देख रहे हैं जो हम बिरयानी बनाने के काम में लेते हैं. It is a star anise spice which is used to provide a fragrance to your biryani. इसके अंदर शिकीमिक एसिड जो मिलता है उसका केमिकल फॉर्मूला ये रहा. आपको ये बताना है शिकीमिक एसिड के अंदर, फर्स्ट पार्ट की बात कर लें, क्या बताना है कि मास परसेंटेज बताना है शिकीमिक एसिड के अंदर हर एलिमेंट का. कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अगर आप इस पूरे इस स्ट्रक्चर को देख करके फॉर्मूला बना लेते हो तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, इट इज C7H10O5. फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? C7H10O5. आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालिएगा, मोलर वॉल्यूम निकाल करके डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट, शिकीमिक एसिड
10 ग्राम लिया, ईस्टर बनाना है आपको, कंपाउंड Y आपको एथेनॉल के साथ में तो कंपाउंड मिलेगा 8.5 ग्राम। व्हेन ए कंपाउंड ए जिसका मोलर जिसका वेट 8.5 ग्राम बन रहा है एक्वस, it react with sodium hydroxide, a new compound B was formed. Give the structure of compound A. How many CH bond are present in the molecule A? चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। केमिकल फॉर्मूला शिकीमिक एसिड का बन जाता है C7H10। कार्बन का परसेंटेज निकालना है आपको, तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू 12 डिवाइड बाय 174 इंटू 100। इसका मोलर मास आ रहा है हमारे पास में 174 ग्राम। इसलिए तो हमारे पास कार्बन का परसेंटेज, मास परसेंटेज आता है 48.27, हाइड्रोजन का आ जाएगा 5.74 एंड ऑक्सीजन का आ जाता है 45.97। तो दिस इज द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट अवेलेबल इन शिकीमिक एसिड। आपसे कंपाउंड ए जो बन रहा है प्रोडक्ट में, देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास जो भी एसिड है शिकीमिक एसिड, इट इज COOH, फिर ये हमारे पास में एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड हम जानते ही हैं, फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं इसे रिएक्शन करवा रहा हूं इथाइल अल्कोहल के साथ में, तो यहां पर H और OH मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। वाटर तो हमारा बनेगा ही सही, लेकिन नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये C2H5 यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा COOC2H5। देन इट इज मूविंग इन सच वे, ये हमारा कंपाउंड बन जाता है। दिस इज द कंपाउंड ए which is formed as a, sorry, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी शिकीमिक एसिड में, let me correct myself, now it's your complete, okay। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जो कंपाउंड ए है उसमें कितने CH बॉन्ड बनेंगे, तो मैंने स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर दिया। अब हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 11 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्टली। तो ऑप्शन, सो हमारा पार्ट सेकंड भी कंप्लीट है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये जो प्रोसेस है जिसमें शिकीमिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करके ईस्टर बना लेता है, आपको कंपैरिजन पूछा गया है कि पीएच किसकी ज्यादा है, शिकीमिक एसिड की या कंपाउंड ए की, यही है, देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट देख रहे हैं, व्हाट हैपेंड टू द पीएच वैल्यू ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एज शिकीमिक एसिड कन्वर्टेड टू ए, विल इट इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम। सो द रिजल्ट इज पीएच विल इंक्रीज, पीएच विल इंक्रीज। शिकीमिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है तो पीएच आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए एसिड है, शिकीमिक एसिड है, ये बना रहा है कंपाउंड ए, ये एसिड से कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रल में, इट इज नाइदर एसिडिक नोर बेसिक। तो आप ये सोचिएगा अगर ये न्यूट्रल है तो इट अप्रोचेस टू 7, ये 7 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये एसिड है तो बिलो 7 रहेगी, तो बिलो 7 से 7 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब पीएच आपकी इंक्रीज ही होगी। क्लियर है ये बात आप लोगों को? चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे पास में परसेंटेज यील्ड कितना है शिकीमिक एसिड का, जो डेटा आप लोगों को दिया गया था। देखो 174 ग्राम अगर शिकीमिक एसिड है हमारा, तो इससे हमें कितना कंपाउंड मिलेगा, रिएक्शन बैलेंस की बात करें तो 202 ग्राम कंपाउंड ए मिलेगा। 10 ग्राम अगर शिकीमिक एसिड है तो हमें 11.609 ग्राम कंपाउंड ए मिलेगा। प्रैक्टिकली हमें मिल रहा है 11.609 ग्राम, लेकिन क्वेश्चन में थ्योरेटिकली कितना दिया था, 8.5। तो जब भी परसेंटेज यील्ड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अमाउंट जो कि थ्योरेटिकल है डिवाइड बाय अमाउंट जो कि प्रैक्टिकल मिल रहा है इनटू 100, यही हमने किया। तो ये है हमारे पास में थ्योरेटिकल अमाउंट जो दिया था क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल अमाउंट ये रहा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, देन 73.21 परसेंटेज यील्ड हमारा आ जाएगा। नाउ मोलर मास ऑफ कंपाउंड ए हमने पहले ही बता दिया था, इट इज 202 ग्राम, एंड मोलर मास ऑफ एथेनॉल जो मिलेगा इट इज 46 ग्राम।
ओके, शिकिमिक एसिड ड्यू टू हाई पोलर नेचर आपसे पूछा गया है कौन पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, कंपाउंड ए या शिकिमिक एसिड? देन ऑब्वियसली शिकिमिक एसिड पोलर नेचर होने की वजह से ज्यादा सॉल्युबल होगा पानी में। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, रिएक्शन बैलेंस करनी है, रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी है। आपसे ये पूछा गया था सेवंथ पार्ट में कि चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है सेवंथ पार्ट का हमारा, ये रहा, क्या है? बिरयानी is loved by many people in India. Star anise is common flavoring agent for biryani. Shama added the whole spice including star anise with rice in water and half cooked it. Process है, आराम से सुनिएगा. Then she removed the whole spice from the half cooked rice and layered the vessel with fried vegetable and again cooked the ingredient on a medium heat. अब एक पर्सन श्यामा है जिसने बिरयानी बनाई, जो प्रोसेस मैंने डिक्टेट किया उससे. नेक्स्ट पर्सन है टीना. टीना मेड द सेम डिश बाय first boiling rice in water without star anise to half cooked stage and added fried vegetable and then recooked it. Then she tempered the whole spice including star anise in the oil, sauteed for a while and added it to the cooked biryani. In whose biryani, either of Shyama's or Tina, the rice grain would have amount of shikimic acid, would have more amount of shikimic acid. What property of shikimic acid leads to this difference in amount of the two recipes? Okay, student, अगर acid है, natural acid है, तो it will try to dissolve more in water, not in oil. श्यामा ने क्या किया, जो वाटर बॉईल, राइस बॉईल करने के लिए वाटर लिया था उसी में स्टार एनीज ऐड कर दिया. जबकि टीना ने क्या किया था, ऑयल के अंदर स्टार एनीज को सॉर्टेड करने के बाद में शिकिमिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया था. ऑयल में अमाउंट कम जाएगा, वाटर में अमाउंट ज्यादा डिसॉल्व है. देन मच ऑब्वियस श्यामा ने जो बिरयानी बनाई है उसमें नंबर ऑफ शिकिमिक एसिड के क्वांटिटी ज्यादा होगी. और ये रहा हमारे पास में इसका जवाब. यस, श्यामाज बिरयानी विल हैव मोर नंबर ऑफ OH माइनस शिकिमिक एसिड because shikimic acid is less soluble in oil and more soluble in water, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे जो पेपर हुआ है INJSO का, NSE-JS स्टेज 2, IJSO स्टेज 2, NSE-JSO का क्वेश्चन नंबर 31 है केमिस्ट्री का. As a part of the experiment to study the Tyndall effect, Amir added sugared aqueous dispersed of gold nanoparticles of size 100 nm. Once the experiment is completed, he planned to recover gold nanoparticles and use them to another experiment. As he tries to separate gold nanoparticles and sugar, by mistake he added the mixture of a tube containing calcium carbonate. This result in a mixture containing gold nanoparticle. Okay, ultimately पूरे result हमें क्या मिला है, एक mixture मिला है. मिक्सचर कौन सा मिला है हमारे पास में, गोल्ड नैनो पार्टिकल का. स्टूडेंट, इट इज गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का, शुगर, वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट का. हमारे पास लेबोरेटरी में कुछ एपरेटस जो अवेलेबल हैं वो दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है. आपको ये बताना है कि इस गिवन मिक्सचर में से सेपरेट करना है कंपोनेंट को, तो क्या स्टेप्स आपके होंगे? 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं. दिस इज योर आंसर. स्टेप 1 में क्या होगा, आप पहले फिल्टरेशन कीजिएगा जिससे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होने की वजह से सेपरेट हो जाएगा. उसके बाद में स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से जो गोल्ड पार्टिकल हैं वो आपके सेपरेट हो जाएंगे. एंड देन अगर हम करते हैं इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन की वजह से शुगर और वाटर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. तो पहला स्टेप क्या था, फिल्टरेशन का. सेकंड स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड थर्ड स्टेप है हमारा इवेपोरेशन. इनको फॉलो करके हमारा जो मिक्सचर बन गया था लेबोरेटरी में वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा. क्लियर है? तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को IJSO स्टेज 2 के अंदर जो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.